वेलकम 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 वेलकम। शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, लेक्चरर स्क्रीनिंग की लाइव क्लास में तो आपका कोर्स लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बीच बीच में मैं आपको सहयोग देता रहता हूं। तो आज फिर मैंने आप लोगों के साथ एक मॉडल पेपर डिस्कस किया। इस समय हिस्ट्री लेक्चरर की क्लास रहती है, तो आज मैंने उसकी जगह आपका पेपर रखा है। तो कल मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, सभी लोग एक कॉपी और पेन ले लें। 40 क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में है और कंप्लीट पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम हो, हर सेक्शन को टच किया गया है। तो आपको आज देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं और कितने क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं। आप अपना सही सही मूल्यांकन तभी कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है, अभी देखिए 1 मिनट क्लास को शुरू हुआ है, मैं इंट्रोड्यूस ही कर रहा था और टेस्ट पेपर देने वालों की कतार लग गई है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। तो शुरुआत करते हैं। इस पेपर में 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन में से मैं उम्मीद करूंगा कि आपके 25 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन यदि सही हो जाते हैं, काव्या जी सुन रहे हैं आप, सूरज जी, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक। ओके, शीला राणा जी, मीरा जी, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं। इसमें करंट अफेयर है, सारे सब्जेक्ट मैंने रखे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? मुंबई की रहने वाली है, उम्र उसकी 17 वर्ष है। और बताइए इनमें कौन हो सकती है, कौन इनमें हो सकती है? तो शीला राणा जी का आंसर आ रहा है काम्या कीर्ति केयर। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी की नकल करें। और देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आया है, फरीन जहां छोटी बहन, वन का आंसर भी लिखना है। वन तो आपने लिखा है। रूहानी बिस्ट, बहुत दिनों के बाद रूहानी बिस्ट का नाम देख रहा हूँ, पता नहीं मैं कंफ्यूज रहा या नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या दूसरा गलत हो जाता है, तो जरूरी नहीं होता है कि हम प्रेशर में आ जाए। दूसरा तीसरा भी गलत हो सकता है। ठीक, कोई बात नहीं। कुल होकर आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर है, ये काम्या कीर्तिकेयन इसका आंसर है। आप कॉपी में आज नोट करके देखिए कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। आसारिया जी, कितने सही होंगे और कितने गलत होंगे? अगर 40 क्वेश्चनों को आपने इस तरीके से कर लिया और अपनी कॉपी में देखना, तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो अभी इतना टाइम है कि आप अपने में सुधार कर सकते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसकी वीरता को श्रद्धांजलि दी जाती है? 26 दिसंबर को किसकी वीरता को श्रद्धांजलि दी जाती है? भारतीय इतिहास में उनका बहुत ही योगदान रहा है। जवाहरलाल नेहरू के नाती को, लेकिन उनके दोनों नाती इस दुनिया में नहीं हैं। गांधी जी के बच्चे। और जो भी आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, उनमें जो छोटा बच्चा था, सुना भी होगा कि औरंगजेब ने दीवार में चिनवाया था, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को बलिदान दे दिया था। गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाते हैं? गुड गवर्नेंस, क्वेश्चन नंबर 3। गुड गवर्नेंस, बच्चे जो गुड गवर्नेंस होता है, आजकल गुड गवर्नेंस का जमाना चल रहा है। जैसे आरटीआई को लाया गया है। आरटीआई आरटीआई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे क्या हुआ? लोगों को आसानी हुई। ये गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है। इसी प्रकार ई गवर्नेंस की बात करते हैं। सभी मंत्रालय और विभागों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया, ये गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। तो इसका बी आंसर आप दे रहे हैं 25 दिसंबर। गुड गवर्नेंस यानी इसे कहते हैं सुशासन। सुशासन, इसे सुशासन कहते हैं और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और सुशासन जो होता है, गुड गवर्नेंस, संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये देन है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो WEF होता है,
इसकी टूरिस्ट डेवलपमेंट एक इंडेक्स है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है? संभवतः 138 कंट्रीज हैं, 139 में भारत की कौन सी रैंक आई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दुर्गा सिंह, रूहानी बिष्ट, काव्या, संगीता रावत, और चलो 39th रैंक आई है। 39th रैंक भारत किस में है? रैंक यानी श्रेणी। यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है सीरीज का, तो यहाँ एक नंबर मिस हो रहा है, जो इसके बाद नंबर आएगा वो क्या आंसर हो सकता है इसका? अपने आप से करना है। काव्या जी, जो मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेन में आपका नाम ले दिया, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, कॉपी पेन में लिखते जाना कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। 5 का डी कह रहे हैं, 5 का डी दुर्गा सिंह जी कह रहे हैं। दुर्गा सिंह जी 5 का डी कह रहे हैं। अब और देखते हैं और का क्या आंसर आता है। बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है, आज का पेपर बहुत ही इजी है। बस टेस्ट सीरीज में मेरा साथ देते रहिए और एग्जामिनेशन हॉल में मेरे प्रैक्टिस सेट आपका साथ देंगे। बहुत ही ईमानदार बन के आपको पेपर देना है। दुर्गा सिंह जी का 5 का डी आया है, 5 का डी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, इसलिए समय लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। सुना भी होगा, जिनको जल्दी थी वो चले गए। विनीता रावत का बी आ रहा है। कल की, अच्छा, टेस्ट सीरीज के मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराने हैं। अमित जी, अमित जी, आपको एक जिम्मेदारी सौंप देता हूं। इस सीरीज में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, मैं एक के नहीं सारे ही करा दूंगा, ठीक है? लेकिन आपकी छुट्टियां पड़ेंगी होली में, जिस दिन छुट्टी होगी, क्योंकि उस सीरीज के सारे क्वेश्चन एक आदमी नहीं बनाता। रीजनिंग के मैं बनाता हूं, तो उनके क्वेश्चन कोई और बनाता है। 11 टीचर हैं आपकी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाने वाले। हाँ, देखिए आंसर जो इसका आ रहा है, आंसर इसका 88 है। 88 ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से किया गया है, यहाँ देखिए, ये जो 1 है के बाद 2 है, 6 है और 21। आगे देखिए 1 को हमने क्या किया है, 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 हो जाता है। अब इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 है, इंटू 3 प्लस 3, 6 3 18 3 21, तो इंटू 4 प्लस 4, तो 21 इंटू 4 क्या होता है, 84 प्लस 4 इक्वल टू 88। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसका 88 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखना था। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, शुरू के 8-10 क्वेश्चन जो मैंने मैनुअल लिखे हैं। राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की घोषणा करते हैं तो किससे परामर्श लेते हैं? ज्वाइंट सिटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 108। ठीक, तो अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, तो घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। तो पहला जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, देश विरोधी अधिनियम लाया गया। दूसरा मोरारजी देसाई के समय बैंकिंग रिफॉर्म्स, और तीसरा अटल जी के समय कोटा। आप देखिए, आप लोग सब साइन ये कह रहे हैं सी। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी मत समझिए, बिल्कुल इजी मत समझिए, ठीक है? अब शुरू में सी आंसर आया है, अब यहाँ पर ए आना शुरू हो गया है।
तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पर काम करते हैं, लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करते हैं तो उस समय ध्यान रखना, इसका आंसर सी है, वो लोकसभा अध्यक्ष और इसके साथ साथ राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इनसे परामर्श लेते हैं संयुक्त अधिवेशन की घोषणा में। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं, इलेक्शन कमीशन गठन करते हैं, ये उनकी कौन सी शक्ति है? आप जानते हैं कि जब निर्वाचन आयोग बना तो ये केवल सिंगल बॉडी था। 1989 में 1+2 यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर बनाए गए। 90 में फिर सिंगल किया गया और 93 में 1+2 में। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है विधायी शक्ति। न्यायिक शक्ति आ रहा है कुछ लोगों का। आप देखिए, मैं यहां पर साइलेंट हुआ कि ये आ रहा है और आप लोग घबरा गए। चलो अब साइलेंट हो जाइए, आंसर सभी का गलत है। प्लीज 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 देखिए, ये जो न्यायिक शक्ति होती है ये इसका आंसर नहीं है। न्यायिक शक्ति में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक आर्टिकल 72 पार्डन, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, ये भी न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक, प्रारंभिक शक्ति भी नहीं है। आर्टिकल 131 में देखा होगा कि राष्ट्रपति, हाँ 31 में क्या है, यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाए या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी शक्ति होती है। तीसरा, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। बेटे विधायी जो शब्द बना है ये बना है विधायिका से, और विधायिका में विधि बनती है, यानी राष्ट्रपति का संबंध जहां विधायिका यानी संसद से होगा, जहां जहां भी होगा वो सब शक्तियां इसमें आएंगी। जैसे आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक हो गया। राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं, दो हो गया। राष्ट्रपति, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर पेश होते हैं, जैसे धन विधेयक या नए राज्यों का निर्माण करना, या किसी विधेयक पर अनुमति देना, या लोकसभा को डिजोल्व करना यानी भंग करना, या सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करना, ये भी नहीं है। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, देखिए कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को पीएम चुनते हैं, पीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ना, जिनसे मिलकर मंत्री परिषद बनती है। मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में दिया है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कैग, इलेक्शन कमीशन, इनकी नियुक्ति करते हैं। तो सब क्या होती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है। तो कौन सी शक्ति को कहां कहां रखना है ये आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही कूल होकर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया था, आगे ध्यान रखना है। ठीक, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है जैसे कल अफ्रीका ने किया है। अफ्रीका ने किया, समझ गए ना, प्रेशर में आके गलतियां हो जाती हैं और आप लोग प्रेशर में कैसे आ सकते हैं। भारत में एसडीआई कौन तैयार करता है? एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था या नहीं? तो इसमें तीन चीज देखी जाती हैं, लिटरेसी रेट, पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेंडेंसी। ठीक है, तो 8 का ए आप लोग कह रहे हैं। बस अब रुक जाइए, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था शिला जी, बहुत लोग गलतियां कर चुके हैं। बस 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 काव्या जी अब रुक जाइए। आप ये नहीं समझते कि क्वेश्चन क्या है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन जब टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं तो कुछ तो सीखना है। मैंने क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। जब क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो आंसर सही कैसे आ सकता है? अब सूरज आर्या जी को पता लगा और इन्होंने सही आंसर दिया। देखिए यूएनडीपी जो होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वर्ल्ड में एसडीआई तैयार करती है।
जिसमें भारत का रैंक कौन सा आया, पहले पे नॉर्वे है, सुना होगा। तो एचडीआई जो तैयार की जाती है, मैंने पूरे विश्व में नहीं पूछा, मैंने भारत में पूछा है, और भारत में इसका आंसर नीति कमीशन। भारत में एचडीआई कौन तैयार करता है? नीति आयोग। और वैसे पूरे वर्ल्ड में कौन करता है? यूएनडीपी। तो ध्यान रखना, आंसर सी है। बेटे क्वेश्चन को पढ़ने में आप जल्दी मत कीजिए। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे में कर लिया और एग्जामिनेशन हॉल से आपको बाहर भेज दिया जाएगा या इनाम मिलेगा कि फला ने बहुत जल्दी कर दिया। आप सभी के साथ निकलेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? भारत में एचडीआई कौन तैयार करता है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया आपने। एचडीआई कौन तैयार करता है कहीं नहीं दी, लेकिन ये भूल ही गई कि भारत में कौन तैयार करता है। प्लीज, यही सिखाने आया हूं। क्वेश्चन ढंग में नहीं पढ़ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2006 में मैंने लास्ट यूपीएससी का मेंस लिखा, 2006 में लास्ट था मेरा, और जीएस में हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, और मैंने फटाफट वो लिख दिया। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आदमी प्रेशर में भी रहता है, क्वेश्चन लिख दिया। और लिखने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं था तो दूसरे पहले वाले पे ध्यान गया, उसमें पूछा कुछ और था, मैंने उसको कट करके फिर पहला वाला क्वेश्चन लिखा, और समझो वहीं से अपसेट हो गया। और अपसेट हो जाएंगी तो पेपर अच्छा नहीं होगा, तो वो काम नहीं करना है। ठीक, अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में किस टीम ने भाग नहीं लिया है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसने भाग नहीं लिया है? आप देखिए, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं, और इस ट्रॉफी को पाकिस्तान ही करा रहा है। तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भाग नहीं लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने फाइट से बाहर किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। अब 9 मार्च को, मार्च संडे का दिन है, 1:30 बजे भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइट होगी। ठीक, अब यही पेपर मैंने आज ऑफलाइन में लिया था। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया, अब ध्यान ही नहीं दिया। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पॉइंटों से आपका सिलेक्शन रुकता है, वो गलती आपसे ना हो, भले ही क्वेश्चन छूट जाए। एक पंक्ति में मनोज लेफ्ट से 7वें स्थान पे है, सुरेश राइट से 10वें स्थान पर है, मुकेश के राइट में 3 लोग हैं, मुकेश व मनोज के बीच में राहुल है जो लेफ्ट से 25वां है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो मुझे कराना है, अब इसका क्या आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। इसको मैं यहां तक ले आता हूं और मुझे ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराना है। इसका क्या आंसर हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूं, क्या इसका आंसर हो सकता है आपको देखना है। बच्चों देखिए, एक पंक्ति में मनोज लेफ्ट से 7वें स्थान पे है, कोई एक पंक्ति है, तो इधर से ये जो मनोज है, मनोज 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 7वें स्थान पे है, यानी यहां पर 6 है और एक हो गया मनोज, तो 7वें स्थान पे। सुरेश राइट से 10वें स्थान पे है, तो इधर से जो सुरेश देख रहे हैं, सुरेश ये 10वें स्थान पे है, एक सुरेश हो गया और 9 लोग यहां हो गए। 9 लोग, ये इधर चमक नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं। भाई सुरेश जो है वो राइट से 10वें स्थान पे है, 10वें, तो ये हो गया सुरेश। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने लोग हो गए? 9, और एक 10वां हो गया सुरेश। फिर वो कह रहा है मुकेश के राइट में 3 लोग हैं, तो राइट इधर है, तो मुकेश आएगा यहाँ पर, ये हो गया मुकेश के राइट में 3 लोग हैं। मुकेश के राइट में 3 लोग हैं, एक हो गया 3 इधर हो गए, और एक हो गया ये मुकेश। कंडीशन ये है कि सुरेश जो है इधर से 10वें स्थान पे है, तो 3 ये हो गए, एक ही हो गया, 4। अब यहाँ कितने होंगे? 5 होंगे भाई, 3 और एक 4,
और यहाँ होंगे 6, 3 और 1 4, सॉरी यहाँ होंगे 5, 3 4 1 5, 5, 3 1 4 और 5 9, और 10वां हो गया सुरेश। इधर से 10वां था, देखिए 3 ये हो गए और 1 4 और 5 9 और 1 10। फिर वो कह रहा है मुकेश और मनोज के बीच में राहुल है, यानी ये मुकेश है, मुकेश, और इधर कौन था, इधर था मनोज। इन दोनों के बीच में कौन है, यहाँ है राहुल, राहुल, एक लड़का राहुल है, राहुल। फिर वो कह रहा है जो लेफ्ट से 25वां है, राहुल इधर से 25वां है, तो 6 और 1 7, 7, तो यहाँ कितने आएंगे, 17, 7 और 17, 7 और 17 कितने होते हैं, 24, 24 और 1 ये 25, ये 25, तो 25वां। कंडीशन ये है कि जो राहुल है ये मुकेश, जो आप देख रहे हैं, मुकेश और मनोज के बीच में है, ठीक बीच में। अब देखिए इन दोनों के बीच में 17 हैं, तो इन दोनों के बीच में भी 17 होंगे, तो 5 तो ये थे, और ये के 6, तो यहाँ कितने आएंगे, 19, सॉरी इनके बीच में कितने हैं, 17, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। कंडीशन ये है, ये जो इन दोनों के बीच में है, तो इनके बीच में 17 हैं, तो यहाँ भी 17 होंगे, तो 5 और 1 6, यहाँ होंगे 11। अब देखिए इस लाइन में कितने लोग हैं, 6 और 1 7, 7 और 17 कितने होते हैं, 24, और 1 25, 25 और 11 36, और 1 37, 37 और 5, 37 और 5 42, और 1 43, और 3 46, यहाँ पर 46 आ रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं, वो यहाँ स्पेस प्रॉपर नहीं बन पा रहा, ठीक, देख एक बार देख लें, 6 1 7 और 17 24, और 1 25, 25 और 11 होते हैं 36, और 1 हो गया 37, 37, 37 और 5 37 और 5 42, 43, 46। अब क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है, डी। ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ये सब उत्पादक हैं, और ये सब क्या हैं, उपभोक्ता, डी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आलवार संत नहीं था। अब हिस्ट्री में, साउथ की हिस्ट्री में देखा होगा, साउथ की हिस्ट्री में बच्चों क्या है एक्चुअली में, जैसे नॉर्थ इंडिया में एक शैव धर्म है, तो शैव धर्म को हम साउथ में नायनार कहते हैं, और वैष्णव धर्म को आलवार कहते हैं। कौन आलवार संत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, तो काव्या बिष्ट कह रही हैं, आपने हो सकता है ये हिंदी में भी है, त्रिज्ञान, बिल्कुल ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए अकबर ने क्या किया, ये जो अबुल फजल है, अबुल फजल का एक भाई होता था और उसका नाम था फैजी। तो फैजी, फैजी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग बनाया था, अनुवाद विभाग। इस अनुवाद विभाग का काम क्या था, जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनका फारसी में ट्रांसलेट करना था। जैसे अकबर ने रज्मनामा नाम से महाभारत का कराया, गणित की पुस्तक लीलावती का कराया, लीलावती, सिंहासन बतीसा का कलीला से कराया। तो 20 का आप आंसर दे रहे हैं बी, 20 का आप आंसर दे रहे हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद भी थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर स्टेशन पर सैंडस की हत्या की थी।
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ सुखदेव राजगुरु, जतिन दास जैसे लोग भी गिरफ्तार हुए। ये जेल में थे। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1931 को कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। गांधी का लोगों ने काले झंडों से स्वागत किया और गांधी जी की कार पर बम फेंका। गांधी ने कहा, मैं गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इरविन ने कहा था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को रिहा करने की बात नहीं की गई थी। भारत का युवा और गांधी जी से नाराज था कि गांधी जी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तो ध्यान रखना, ये कराची अधिवेशन 1931 पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में गांधी ने कहा था। आप देखिए, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? प्रस्तावित क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 इसे हम कह सकते हैं पेश किया गया था। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, जे.वी. कृपलानी एंड जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 15 कमलेश यादव जी। चलो बच्चों, मैं बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू, इसी समय गांधी जी ने डू एंड डाई का, करो या मरो का नारा भी दिया था। 16 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बच्चों, ये एससी और एसटी कमीशन दोनों एक ही होता था। एससी कमीशन और एसटी कमीशन एक, एससी कमीशन ही एसटी को भी देखता था। लेकिन 89 अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ? एससी कमीशन और एसटी कमीशन अलग किए गए 2003 में। 2004 से काम शुरू किया गया। तो आर्टिकल 338 इसमें एससी दिया है और ये एसटी कमीशन दिया है। एसटी कमीशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ये इसका आंसर आ रहा है। आगे की ओर बढ़ते हुए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले जो हाई कोर्ट बने थे, 3 बने थे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। और कब बने थे हाई कोर्ट में? मैंने पढ़ाया आपको 17 का। आप भी कह रहे हैं रूहानी बिष्ट जी, रूहानी बिष्ट, काव्या बिष्ट ये कह रही हैं। काव्या बिष्ट का भी क्या जलवा हो रहा है आजकल, गलती करती नहीं। इतने क्वेश्चन सही करोगी तो नजर न लग जाए काव्या तुम्हें। और इसका आंसर वास्तव में 1861 है। 1861 में ये बैंक बने हैं। 1862 से इन्होंने काम शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर यूटीएस की बात करते हैं तो यूटीएस में हाई कोर्ट केवल दिल्ली का है। और दिल्ली का हाई कोर्ट भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। और दिल्ली का हाई कोर्ट जो बना, ये 1866 में बना था। 1866 आर्टिकल 241 उसमें कहा है यूटीएस का अपना हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 231 में कहा है कि एक या एक से अधिक राज्यों का अपने हाई कोर्ट हो सकते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को त्याग पत्र दिया? तो देखिए, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था। सभी के आंसर डी आ रहे हैं। भाई यही तो गड़बड़ हो जाता है। एक ने डी लिखा तो हम भी डी लिखेंगे। लेकिन काव्य बिष्ट का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर, इसका आंसर सर शंकरन नायर है। ठीक, सर शंकरन नायर इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हुए, वे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? बच्चों, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया जिसमें इस्लामिक धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया।
वो बादशाह से कहते थे कि इस्लाम महान है। बादशाह कहता था यदि इस्लाम महान है तो सिद्ध करो। तो इबादत खाने में इस्लामिक धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया और उसकी अध्यक्षता बादशाह करता था। सभी धर्मगुरु इस्लामिक थे तो बादशाह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। बादशाह ने अगले ही वर्ष इबादत खाने के द्वार अन्य धर्मों के लिए खोल दिए। तो वहां अन्य धर्मों के लोग भी बैठे। जैसे हिंदुओं में देवी और पुरुषोत्तम था, ईसाइयों में एका विवाह और फादर मोंसेरा था, पारसियों में दस्तूर मेहरजी राणा थे और जैनियों में जिन प्रभु सूरी और हरि विजय सूरी थे। जिन प्रभु सूरी और हरि विजय सूरी थे, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु। और जिन प्रभु सूरी को युग प्रधान, एक मिनट में देख लेता हूं। अब मैं उपाधि में कंफ्यूज हो रहा हूं, जगत गुरु इन्हें दी गई थी या जिन प्रभु सूरी को। चलो ये इसका आंसर है। युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है? एक पुस्तक का नाम है कर्पूर मंजरी, सामने है हर्ष, मालवाग्नि मित्रम कालिदास है, विषाक्त मुद्रा राक्षस है, सौंदरानंद अश्वघोष। ये राइटर एंड नेम ऑफ बुक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? नीला मुकेश का आंसर डी आ रहा है, दुर्गा सिंह का आंसर डी आ रहा है, काव्या बिस 20 का आंसर बी के दे रहे हैं, कमलेश यादव जी ये आंसर दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर कमलेश यादव जी आपका ठीक है। ये जो कर्पूर मंजरी है ये राजशेखर ने लिखी थी, राजशेखर कर्पूर मंजरी। हर्ष ने जो किताबें लिखी हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखी। कालिदास की ये पुस्तक ठीक है, कालिदास ने रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार जैसी पुस्तक लिखी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, विशाख दत्त की दूसरी पुस्तक का नाम देवी चंद्रगुप्तम है। अश्वघोष ने 3 पुस्तक लिखी, सौंदरानंद, सारीपुत्र और बुद्धचरित। तो इसका आंसर ए है। हर्ष ने नहीं लिखी, इसे राजशेखर ने लिखा था, राजशेखर, राजशेखर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, वैसे ही क्वेश्चन लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शॉर्ट में कह देते हैं, 1833 में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका जो नाम है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को मैं पढ़ाऊंगा भी, इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब सभी के आंसर यहाँ पर बी आ रहे हैं, कुछ का आंसर शीला राणा का ए आ रहा है, कमलेश यादव जी का ए आ रहा है, अधिकांश का आंसर बी आ रहा है। अब देखिए इसका आंसर बी, काव्या का ए। अब इसका वास्तव में प्लीज बस 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 बस, प्रियंका बिंजोला आप सही आंसर दे रही हैं। अब हमें कर सोचना क्या है, प्लीज हम इस क्वेश्चन को सोचते एकदम करेंगे कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया 1608। अरे 1608 में आया था वो, उस समय जहांगीर था, लेकिन जब कंपनी बनी कब थी? 1599 में बनी थी, 1599 में। और महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दिया। और उस समय कौन था? अकबर था, और अकबर ने 1605 तक शासन किया। अब ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो जहांगीर पे आंसर लगाएंगे और वो गलत हो जाता है। तो प्लीज बहुत कूल होकर क्वेश्चन को देखना है। चलो, किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का मौका दिया है? कौन से आंदोलन थे जिसमें महिलाएं घर से बाहर निकली थी? बिल्कुल सेना जी, शीला ठीक कह रही हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दुर्गा सिंह जी ए कह रहे हैं, कमलेश यादव जी भी ए कह रहे हैं, ज्योति राणा ए कह रही है, और सोनिया जी तो बिल्कुल दावा ही कर दिया सोनिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा मूवमेंट था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो उत्तराखंड में नगर पालिका घटना थी अल्मोड़ा की। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखना,
महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। यानी इसका मतलब ये हुआ, महिला को भगाया नहीं, घर से भागो यहाँ से, नो। कौन सा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था? तो महिलाओं ने सबसे पहले भाग जो लिया, स्वदेशी आंदोलन 1905 में लिया। पहली बार यहाँ लिया, अब फिर तो बाहर निकलना सीख ही लिया उन्होंने। फिर होम रूलिंग आंदोलन 1916, इसमें भी भाग लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में भी लिया, और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 में। तो यहाँ पहली बार लिया, फिर महिला जागरूक हुई और फिर आगे लेती रही, और उसका मतलब क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए बच्चों, आपको पेपर कैसा भी लगे, लेकिन पेपर बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार पेपर बनाया है। और नीला मुकेश का आंसर 23 का डी आ गया है। बोत्सवाना इसका राइट आंसर होता है, बोत्सवाना। देखिए, अगर हीरे के मामले में देखें तो भारत में मध्य प्रदेश की पन्ना खान से निकलता है, और हीरे और सोने पर जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सबसे ज़्यादा जो वो भारत करता है। तो कच्चे हीरे को इंपोर्ट कर रहा है बोत्सवाना, जायरे और एक कंट्री और है अफ्रीका का, वहाँ से करता है। डी इसका आंसर है 23 का, बिल्कुल कोई कंफ्यूज की आवश्यकता नहीं है, 23 का डी। 24, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। 5, 6 वर्ष या 65 वर्ष, उपरोक्त में जो भी पहले हो। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें 1+2 है, चीफ 6/65 होता है, और ये 6/62, यहाँ दोनों में अंतर है। इन्हें राष्ट्रपति के हाँ, इन्हें हटाते हैं तो चीफ के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएंगे, और इसे यदि हटाना है तो इस पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगता है। महाभियोग लगता है तो ये आपको देख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हुए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यानी डेजर्ट कौन सा है? कौन सा डेजर्ट है जहां पर मैक्सिमम जनसंख्या या हाई डेंसिटी कह सकते हैं डेजर्ट, कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? 25 का आंसर क्या हो सकता है? 25 का आंसर, 25 का आंसर आप दे रहे हैं। 25 का आंसर, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थार इसका आंसर है, क्योंकि आगे भी देखना है। और आज आप लोगों की जो क्लास लेनी थी वो मुझे यहीं ले ली है मैंने, ठीक। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26, हिस्ट्री वाले बच्चे, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे प्लीज बता दीजिए, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? 26 का बी दुर्गा सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप। चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसने सिक्के जारी किए, इसने सोने के सिक्के जारी किए थे और उसे दिनार कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी का सिक्का जारी किया था, और गुप्तों के चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं, रूपक। कौन शासक में किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के संदर्भ में ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। हैदर अली का बेटा था और उसका नाम टीपू सुल्तान था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की एक संधि के द्वारा उस युद्ध में मारा भी गया था ये टीपू सुल्तान, और इनका राज्य ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट 28, समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ये जो मित्र मेला है, मित्र मेला एक संघ बनाया, और ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था, क्रांतिकारियों का एक संगठन था, और ये बना था 1904 में, और महाराष्ट्र के नासिक में इसको बनाया गया था। नासिक, बताइए किसने बनाया था? 28, 28 दो आंसर आए हैं, कमलेश यादव जी, नीलम मुकेश,
सोनिया जी बी कह रही हैं, काव्य बिष्ट भी बी कह रही हैं। और सोनिया जी आपका जो सिलेक्शन उसमें हुआ है, आज न्यूज़पेपर देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उसमें कुछ इंटरफियर किया है। राजकुमार जी, बिंदिया रानी जी, राइट आंसर वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है, उसमें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, तो 29 का आंसर क्या हो सकता है? 29 का आंसर क्या हो सकता है? बिहार अभी आंसर आया है सोनिया जी का। नीलम मुकेश जी भी बिहार कह रही हैं। अब क्या जलवा चल रहा है, अब सबने बी कह दिया तो बी कहेंगे, लेकिन आंसर बी गलत है। इसका आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, एक बार डाटा देख सकते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, आप जानते ही, तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? 30 का सी। सोनिया जी ने दावा कर ही दिया, इसमें कुछ भी नहीं था, आंवला खट्टा होता है। आगे की ओर बढ़ते हुए अब उत्तराखंड के क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ह्यूमन बॉडी जो होती है, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन एंड विटामिन ए। 31, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन जो होता है ये हमारी बॉडी में जनरेट नहीं होता। ये आंसर स्टानले कप संबंधित है। स्टानले कप। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो सकता है? 40 क्वेश्चन समाप्ति की ओर बढ़ते हुए 32। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इन्हें विविध क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है। 32 इसका आंसर बिंदिया रानी, काव्या, दो लोगों का आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं स्पीड से बढ़ रहे हैं आप लोग। स्क्रीन पे यही दो नाम फिलहाल नजर आ रहे हैं। आइस हॉकी से होता है, ठीक आंसर दे रहे हैं, आइस हॉकी। अब विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं? एक दो क्वेश्चन डे से संबंधित भी पूछे जाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यानी जो फंडामेंटल राइट है उसमें कौन बदलाव कर सकता है? ये अधिकार किसको होता है? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, जैसे मौलिक अधिकारों में कुछ जोड़ा गया है, जैसे राइट ऑफ एजुकेशन 21A। मौलिक अधिकारों में जैसे 19F, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटाया गया है, और ये अधिकार पार्लियामेंट को होता है, संसद को होता है। आगे देखिए, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया है? नाम परिवर्तित किया गया जो अधिनियम, अब क्वेश्चन नंबर 35C आप कह रहे हैं। बच्चों देखिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसके मुझे आंसर दिए गए थे, ठीक। तो एक होता है अधिनियम कब बना और कब अस्तित्व में आया, 2006 आंसर। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थान ऐसा है जो कत्यूरी घाटी थी? कत्यूरी घाटी, कत्यूरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 36, बैजनाथ। बिल्कुल रटा पड़ा है उत्तराखंड का सेक्शन आप लोगों का। इतनी कमांड तो टीचर की भी नहीं है जितनी आपकी है। माध्यमिक स्तर पर 1997 98 में कितने प्रतिशत अपव्यय था? 37 का आंसर क्या हो सकता है? अब बच्चों, पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, मेरी समझ से बाहर हैं,
एक दो का आंसर आ रहा है 60%, एक दो का 70% आ रहा है, किसी का 40% आ रहा है, लेकिन जो मुझे आंसर दिया गया मैं वही बताऊंगा। आंसर इसका 70% दिया गया है, 70%। बाकी अपने गुरुजी को फोन करके आप पूछ भी सकते हैं। गुरुजी का नंबर अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी ऐप पे डाल दूंगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। डी आंसर। त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? त्रिभाषा सूत्र, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर, अच्छा प्रियंका जी 70 है, ओके थैंक यू। 38, दो क्वेश्चन और बचे हैं फिर। 38 कोठारी आयोग आप कह रहे हैं, डी आ रहा है, आप डी कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में तो सी इसका आंसर है। सोनिया जी सी दे रही हैं, शीला राणा सी दे रही हैं। हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसका आंसर है। देख लीजिए, बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है पेडागोजी में। माध्यमिक स्तर पर वर्तमान 2005 में कितने प्रतिशत अपव्यय होगा? उसी क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को 39, लेकिन 39 का जो मुझे आंसर यहाँ पर दिया गया वो 51, वो 50% है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। 40 का डी आप कह रहे हैं सूरज आर्या जी। दुर्गा सिंह आप बी कह रहे हैं। काव्या बिस्ट भी डी कह रही हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति सब डी। देखिए आर्टिकल 51 में क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करे। डी इसका आंसर है। तो मुझे तो अच्छा पेपर लगा है, और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही शानदार मुझे लगी है। बस अपने इस हौसले को बरकरार रखिए, सफलता आपसे दूर नहीं है। ठीक, जब हम मंजिल के करीब होते हैं तो कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तो हमें रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है ना? कहते हैं कि हर पतझड़ के बाद सावन आना ही आना है। तो लक्ष्य के करीब हैं आप। मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।